हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? स्पीड ऑफ रिएक्शन के स्पीड से हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते थे ना। रेट ऑफ रिएक्शन तीन टाइप की होती थी, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था मैंने। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको बताई थी कैसे लिखते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे लिखते हैं। बेसिकली व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद द टाइम, है ना। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई थी इसकी, आपने ये करके देख ली होगी। अगर नहीं किया तो बता देना, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लास्ट वीडियो है ये, प्रीवियस वीडियो आप कमेंट सेक्शन में आना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट या स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन क्या घटा देते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? एक नया वर्ड आया ना, इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ पहले। ठीक है, सो व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन्स? लाइक हमारे ना दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये एक दूसरे में आकर टकराएंगे, ठीक है, एक दूसरे में आकर टकराएंगे तो ये एक मेन मॉलिक्यूल बनाएंगे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाएंगे, जो होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर देखो ये आकर एक दूसरे में टकराए और इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, इसको तो कहेंगे हम इफेक्टिव, दोनों इफेक्टिवली एक दूसरे में कोलाइड हुए। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे में कोलाइड होकर वापस अपनी अपनी डायरेक्शन में चले गए, ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट नहीं बनाया उन्होंने, तो वो कौन सा कोलिजन होगा? अनइफेक्टिव कोलिजन होगा। ठीक है, वो ऐसे होता है हमारा इफेक्टिव कोलिजन, ऐसे होता है हमारा अनइफेक्टिव कोलिजन, जब हमारा टकराकर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराकर वापस अपनी डायरेक्शन में डेविएट हो जाए। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, with increase in concentration of reactant molecule come close together due to which chance of effective collision increase। ठीक है, अब देखो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दी, मैंने रिएक्टेंट जो है हमारा उसकी अमाउंट बढ़ा दी, उसको एक्सेस में कर दिया। ठीक है, अब अगर मेरा रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो ज़्यादा एक दूसरे में मॉलिक्यूल्स आपस में आके टकराएंगे ना। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की भी तो हमारे कहेंगे कि मॉलिक्यूल भी तो बढ़ गए हैं ना। सो इफेक्टिव कोलिजन ग्रेटर हो जाएंगे और हमारी रेट क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी रिएक्शन की, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने लग जाएंगे स्पीड उतनी ही हो जाएगी। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को राइज कर दिया हमने, आपको पता है ना, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल होने की एनर्जी मिल जाती है उनके, अनस्टेबल होने के कारण वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड से एक दूसरे में आकर टकराएंगे, अगर ऐसे लगा लो दो कार्स हैं, वो 10 या 20 की स्पीड पे आकर एक दूसरे पे टकराई, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसे समझ लो, ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं मिला उसका। अगर वही दोनों कार्स हम कहेंगे कि 100 की स्पीड पर, एक 100 किलोमीटर की स्पीड पर दो कार्स आपस में आकर टकराए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वो टकराएंगी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से वो टकराएंगी उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा या उतना ज़्यादा इंसिडेंट की बात होगी, ऐसे समझ लो। ऐसे ही जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे में ज़्यादा स्पीड से आकर टकराएंगे और इफेक्टिव कोलिजन होगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, with the increase in temperature the kinetic energy of the reactant molecule increase, so the resulting chance of effective collision increase, the rate of reaction increase, the rate of reaction become nearly double with the 10 degree rise in temperature। अगर हम 10 डिग्री राइज कर देंगे टेम्परेचर में, 10 डिग्री को बढ़ा देंगे, तो जो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन 0.2 पे हो रही थी तो वो रिएक्शन डबल हो जाएगी, 0.4 की स्पीड हो जाएगी उसकी। ठीक है, ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अगर देखो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल हमारा जितना जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो उनका एक दूसरे में टकराने का इफेक्ट भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, मीन्स एक दूसरे में टकराएंगे,
लाइक ऐसे नहीं है कि एक दूसरे में ऐसे एक दूसरे के सामने आकर ये टकराएं, ऐसे भी हो सकता है ना, एक ऊपर से आ रहा हो, एक ऐसे आ रहा हो, एक ऊपर से आ रहा हो, ऐसे आकर भी टकरा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ लाइट रेडिएशन, कुछ रिएक्शन होती हैं जिनका लाइट का इफेक्ट, जिन पर लाइट का इफेक्ट होता है। लाइक कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो लाइट के साथ हमारी वो करती हैं, फॉलो करती हैं और लाइट के साथ कंप्लीट होती हैं। ठीक है। लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है उनको यूवी रेज और लाइट मिली, ठीक है, लाइट मिलने से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा ना। ऐसे अगर आप प्लांट को डार्क रूम में रख दोगे तो प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी, है ना। ऐसे हम कहेंगे there are many reactions which takes place rapidly when these are exposed to light radiation. Such reaction are called photochemical reactions. जिनमें हमारी लाइट की यूज होती है उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। लाइक हम जब हमारा हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ लाइट में मिक्स होगी ना, लाइट में होगी ये रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, HCl लिक्विड मिलेगा, HCl एसिड मिलेगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। आगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि स्पीड क्या होगी रिएक्शन की। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, हम 2 रिएक्शंस लेते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लाइक नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कह लो इसे, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के 2 मोल्स, ऑक्सीजन गैस के 2 मोल्स, ऑक्सीजन के 2 मोल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो। ठीक है। आगे हमारा है कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये रिएक्शन है ये फास्ट है, कार्बन ऑक्साइड की रिएक्शन स्लो है। ठीक है। इन दोनों में ऑक्सीजन तो सेम ही है, बट हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोक्साइड था, यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड था। रिएक्टेंट चेंज हुआ ना, इससे हमारी स्पीड भी इफेक्ट हो सकती है। लाइक रिएक्शन तो सेम ही है, वैसे ही हमारा 2 ऑक्सीजन ऐड होके हमारे डाइऑक्साइड बना रहे हैं दोनों में ही। ठीक है। बट यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये रिएक्शन स्लो होगी। मींस रिएक्टेंट चेंज करने से भी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है। बोथ रिएक्शंस अपीयर टू बी सिमिलर बट फर्स्ट रिएक्शन इज फास्टर व्हाइल द सेकंड रिएक्शन इज स्लोअर because a different amount of energy required to break different bonds and different amount of energies are released in the formation of different bonds। अब इसको समझना कि ये कैसे होगा। मीन्स नाइट्रोजन की रिएक्शन फास्ट हो जाती है और हमारी कार्बन की रिएक्शन, कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन स्लो होती है। क्यों, अब इसे देख। वैसे पता किस लिए होता है, लाइक नाइट्रोजन की रिएक्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिएक्शन फास्ट क्यों होती है और हमारी कार्बन ऑक्साइड की रिएक्शन स्लो क्यों होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग है ना, NO के बीच बॉन्डिंग है, 2 तो डबल बॉन्ड है, एक पार्शियल बॉन्ड है। पार्शियल बॉन्ड का मेरा मतलब है कि बॉन्ड पूरा नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। ये ऐसे लगा लो कि कभी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास रहता है, कभी ऑक्सीजन के पास रहता है। मींस इसके ना ऐसे लगा लो कि इसके 2 ही बॉन्ड है। ठीक है। थर्ड बॉन्ड इज अनकंप्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट। ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड है कंप्लीट। अब देखो इन 3 बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी मींस रिएक्शन स्लो होगी। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इनको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी और रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है। इसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिएक्शन फास्ट होती है, कार्बन ऑक्साइड की रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है। ऐसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बदलने से भी हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के होने के साथ स्पीड पे क्या इफेक्ट होता है। अ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट का मतलब वो क्या होता है, कैटलिस्ट इज दैट कंपाउंड विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। बट विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन इट स्पीड अप द रिएक्शन।
मेरा कहने का मतलब है लाइक वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। कैटलिस्ट क्या होगा, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाएगा और लास्ट में बाहर निकल जाएगा। लाइक रिएक्टेंट है ये दो, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, ठीक है, प्लस मैंने कैटलिस्ट डाल दिया स्पीड अप करने के लिए, और रिएक्शन हुई मेरी, रिएक्शन होकर मेरी यहाँ पर प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट बना प्लस कैटलिस्ट ऐसे ही बाहर आ जाएगा। उसने रिएक्शन करवाकर रिएक्टेंट्स की लास्ट में बाहर आ गया। लाइक दो पर्सन है झगड़ने वाले हैं, थर्ड आया, उसने दोनों का झगड़ा करवाया, प्रोडक्ट मींस झगड़ा हो गया, दोनों का झगड़ा करवाया और आप साइड से निकल गया। कैटलिस्ट ऐसा काम करता है, ठीक है, दोनों की रिएक्शन करवाता है, आप साइड से निकल जाता है, ठीक है, कैटलिस्ट का ये काम होता है। लाइक many reactions are made to proceed at an increased rate by presence of catalyst। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो ज्यादा स्पीड पे फ्लो करते हैं कैटलिस्ट के होने के साथ, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन, जब हम करते हैं ना हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन को एडअप करना, और रिडक्शन भी कह सकते हो इसे। हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में। निकल क्या करता है ना, निकल का सरफेस एरिया लार्ज होता है। निकल क्या करता है, लाइक हाइड्रोजन जब H2 आता है इसके पास, उसको अपने साथ ऐसे ना बॉन्ड बना लेता है H2 हाइड्रोजन के अपने साथ निकल, ठीक है, अपने साथ बॉन्ड बनाकर ये जो बॉन्ड होता है इसको ब्रेक कर देता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो नेसेंट हाइड्रोजन बच गए ना यहाँ पर। ये नेसेंट हाइड्रोजन जब रिएक्टेंट आता है, जब रिएक्टेंट आता है उसके साथ ऐड होकर निकल जाते हैं और हमारा निकल वैसे का वैसे ही रह जाता है। ये ना मैं आगे आपको सरफेस केमिस्ट्री, हाँ सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आएगा, उसमें कैटलिस्ट को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, पूरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी पहले तो वेरी स्लो, स्लो एंड मॉडरेट में बताई थी, अब एक और तरीके से बताएंगे, इंटेंसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस बताएंगे और एवरेज बताएंगे, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक मिनट। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब हम कोई भी इंस्टेंट पे स्पीड निकालेंगे ना, स्पीड देखेंगे, कोई भी इंस्टेंट, कोई भी ले लो, रिएक्शन हो रही है, मैंने बीच में से रोक के मैं स्पीड देखने लग गया कितनी स्पीड पर रिएक्शन हो रही है, जब उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लाइक रिएक्शन हो रही थी मेरी, आप लगा लो 5:30 और 6:30 बजे के बीच में, ठीक है, मैं 6 बजे में देखने लग गया, 6 बजे देखने लग गया भी मेरी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो वो 6 बजे जो स्पीड आ रही होगी 6 बजे, ठीक है, उस स्पीड को क्या कहूँगा मैं, इंस्टेंटेनियस। मैंने एक इंस्टेंट पे स्पीड देखी, ठीक है, उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन में बताया, देखो कॉन्सेंट्रेशन मैं यही देखूंगा ना कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, ठीक है, कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो गई। स्पीड तो ऐसे ही पता लगेगा ना, रेट तो ऐसे ही पता चलेगा। रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई। सो दैट रेट, जब मैं किसी भी टाइम पे मेरी रेट देखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई, ठीक है, तो उसे क्या कहूंगा मैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा, dx अपॉन dt, वेयर dx इज कॉन्सेंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी ऑफ एनी स्पीशीज। रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई, ठीक है, टाइम के साथ, कितनी स्मॉल चेंज कितना है हमारा टाइम के साथ, डिवाइड किससे करूंगा, dt, ठीक है। ऐसे निकालते हो ना स्मॉल चेंज को, फिजिक्स में करते होते हैं हम, dx अपॉन dt स्मॉल चेंज निकालने के लिए, तो वैसे ही है। मेजरमेंट्स क्या होंगी इसकी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट t, कोई भी इंस्टेंट t पे, कोई भी टाइम t पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल मेजर कैसे करेंगे, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू अ कर्व एट पॉइंट x
and it is extended on either sides and cut the axis at point A and B, so instantaneous rate of reaction is OA upon OB। अब इसको समझना, आप इजीली समझाओगे। देखो ये थी मेरी रिएक्टेंट का लेवल फर्स्ट, ठीक है, मेरा रिएक्टेंट इस लेवल पे था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास रिएक्टेंट ही होगा ना, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम, ये टाइम है मेरा, एक्स एक्सिस में टाइम है, जैसे जैसे टाइम मेरा बढ़ेगा रिएक्टेंट कम होता जा रहा है ना, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, टाइम के साथ ऐसे डाउनवर्ड कर्व बनेगा। ऐसे टाइम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है, तो ये ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ। अब देखो मैंने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे कट करे ग्राफ को। किसी भी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींच दिया, मेरा टेंजेंट थोड़ा सही नहीं है, आप सही बना के देख लेना, ठीक है। एक्स पॉइंट में मैंने टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, टेंजेंट टच हो रहा है, ठीक है। वो आगे बढ़ाकर वो जो मेरी ये कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन वाली लाइन है उसको ए पे कट कर रहा है और टाइम वाली लाइन को बी पे कट कर रहा है। सो मेरा ओरिजिन ओ है, ओ ए है, ठीक है। सो स्लोप क्या होगा इसका, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को और भी कैसे लिखते थे तुम, ऐसे समझाओगे इजीली, tan थीटा। tan थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो ओ ए क्या है मेरा, परपेंडिकुलर, अपॉन ओ बी क्या है मेरा, बेस। सो ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, लाइक मैंने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है। लाइक मेरी रिएक्शन चल रही थी, रिएक्शन इज ऑन गोइंग बिटवीन 5 PM टू 7 PM, ठीक है। उसके बीच में 2 घंटे में मेरी रिएक्शन हुई, ठीक है। तो मैं देख लूंगा, मैंने एवरेज रेट निकाल लूंगा मैं 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में। 30 मिनट में देख लूंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई, उसको क्या कह दूंगा मैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के बीच में जब रेट निकालते हैं ना, स्पीड निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ले लूंगा मैं, लाइक 5:30 से 6 बजे के बीच में, कि मेरा उस आधे घंटे में कितनी रेट चेंज हुई, कितनी कॉन्सेंट्रेशन मेरी चेंज हुई, ठीक है। उसको क्या कह दूंगा मैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनी टू इंस्टेंट T1 एंड T2, नोट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T1 एंड T2 इज x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। इसने क्या कहा है, देखो मेरा वैसे ही ग्राफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ऐसे ही कर्व बनेगा ना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। अब देख लो, इस टाइम को दे दो T1, इस टाइम को दे दो T2, ठीक है, इसको दे दो x2, इसको दे दो x1 x2, ऐसे चलेगा ना। इसको दे दो x2, इसको x1, इसको x2 दे दिया, ठीक है मैंने। अब निकलेगी कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकलेगी, x2 में से x1 माइनस कर दो, T2 में डिवाइड कर दो उसको, T2 माइनस T1, ठीक है। इससे जो रिएक्शन हमारी रेट मिलेगी, स्पीड मिलेगी, वो क्या होगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, लाइक अब देखो मैंने ले लिया 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में मैंने निकालनी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालूंगा, 5 मिनट पे मेरी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी, 0.03, ठीक है। सो 0.03 एंड 0.01, एक मिनट, सॉरी इसको ले लो। देखो T2 टाइम पे देख रहे हैं ना, T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये x2, ये क्या होगी मेरी x1, ठीक है। ऊपर वाली मेरी x1, नीचे वाली मेरी x2, क्यों, क्योंकि T2 टाइम पे देख रहे हैं ना, T2 टाइम पे ये x2, T1 टाइम पे ये x1, ठीक है। अब देखो x2 कितनी है मेरी,
0.01, x2 माइनस x1, x1 कितना है मेरा 0.03, डिवाइड किससे कर देंगे 15 माइनस 5, ठीक है 15 माइनस 5। इसको कैलकुलेट करके हमारी माइनस 0.002 आ गई। मैंने यहाँ पर माइनस पता क्यों लगाया, क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसकी देख रहा हूँ, रिएक्टेंट की देख रहा हूँ टाइम के साथ। जब भी रिएक्टेंट की टाइम के साथ देखते हैं ना तब नेगेटिव साइन आ जाता है मुझे, ठीक है। आगे जब भी रिएक्टेंट की देखते हैं हम टाइम के साथ तो आगे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि रेट स्पीड देखो, स्पीड तो पॉजिटिव में ही होगी ना, स्पीड नेगेटिव में थोड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने नेगेटिव के साथ इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये क्या आ गई मेरे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सिंपल है। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं छोटी सी, ठीक है। कंसीडर रिएक्शन, पहले जैसी ही है, ये पहले जैसी एग्जांपल है, रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं है, मैंने पहले जैसी रिएक्शन एग्जांपल ली है, ऐसी आपको एग्जाम में आ सकती है। लाइक मेरे पास एक रिएक्शन है XA प्लस YB प्लस ZC, ये तीन रिएक्टेंट है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है मेरे पास, ठीक है। रेट कैसे लिखोगे इनकी, माइनस हम डेल से भी लिख सकते हैं, ये कंफ्यूज मत हो ना, मैंने डी से लिख दिया, डेल से भी लिख सकते हो, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, माइनस ये हमें दी हुई है, क्वेश्चन में बताया हुआ है ये, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, माइनस हाफ माइनस 1.5 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ठीक है। इसने बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करो। कैसे पता करेंगे, देखो पहले तो मैंने यही रेट लिख ली नीचे, ठीक है। अब 1.5 को कैसे लिख सकते हो तुम, 3/2 को डिवाइड करके देखो 1.5 ही आएगा। 3 को मैं नीचे ले गया, कॉन्सेंट्रेशन सबकी कॉन्सेंट्रेशन के नीचे ले गया, लाइक ऐसे करो, डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड कर दो तीनों को, ये यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, हाफ ही रह गया ना, माइनस हाफ रह गया। अब इस इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, इस इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, माइनस डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स डी टी माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन वाई डी टी। देखो मैं आगे लिख रहा हूँ ना कोफिशिएंट्स को, डी टी टाइम के साथ इंटू कर रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ रहे हैं ना तो पिछली वीडियो को जाकर देखो, उसमें मैंने पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सी रिएक्टेंट की कैसे लिखोगे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन जेड डी टी, है ना, जेड कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को मैं टाइम के साथ इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो इन तीनों को, ठीक है, ऊपर वाले से कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखोगे x क्या मिल गया 3, y क्या मिल गया 3, z क्या मिल गया 2, ठीक है। तो हमने x y z की वैल्यू पता कर ली। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा लॉ ऑफ मास, रेट लॉ, ठीक है, वो कराऊंगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट कराऊंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराऊंगा। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।